नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। तो जो अब आपका टॉपिक है उसका नाम है टाइप ऑफ रिएक्शन। इससे रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक ये होता है कि जिसमें हीट रिलीज होती है। एक्चुअल में हाँ, हीट रिलीज ही मान लीजिए आप। हीट क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। मतलब जो आपकी सराउंडिंग्स होती है वहाँ पे क्या होता है आपका, कोल्ड होता है। मतलब बोल सकते हैं कि आपका सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई आपका सिस्टम है तो वो हॉट होगा और जो उसके आसपास की सराउंडिंग होगी कोल्ड होगी। ये थोड़ा दिमाग में रखना। एंडोथर्मिक में उल्टा होता है। एंडोथर्मिक में आपका होता है तो उसमें वो हीट रिसीव करता है। ये आपने याद रखना है, रिसीव। रिसीव पता नहीं यार ऐसे लिखते हैं, रिसीव कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हीट क्या होती है आपकी, रिसीव होती है। तो एक्सोथर्मिक में हीट को रिलीज करना होता है। कंबंशन जो आपकी होती है उसमें आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की क्या होती है, प्रेजेंस होती है। जैसे आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, पेट्रोल होता है, वो भी तो जलता ही है। तो कंबंशन में आपकी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये तो आंसर है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो होती है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन में भी आपका एसिड बेस जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके सॉल्ट को बना देते हैं और जो आपका क्या होता है वाटर होती है उसे भी बाहर निकाल देते हैं। और थर्माइट रिएक्शन जो होती है वो भी क्या होती है, उसमें भी क्या होती है आपका देखने को मिलता है कि आपकी हीट रिलीज हो रही है। जैसे आपने देखा होगा ना, अनार वगैरह, अनार होता है ना आपका, तो जलाया जाता है तो उससे एक बोल सकते हैं फ्लेम टाइप की निकलती है। तो एक तरीके का आपका थर्माइट रिएक्शन होता है। तो ये तीनों आपके आंसर है किसके, एक्सोथर्मिक के। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ना, कंबंशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड द थर्माइट रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज रिलीज्ड यूजली इन द फॉर्म ऑफ द हीट और द लाइट। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो हीट निकल जाए या लाइट निकल जाए, are called the exothermic reaction. In an exothermic reaction, energy is liberated because the total energy of the product is less than the total energy of the reactants. याद रखना है कि जो आपका रिएक्टेंट होते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट निकल के आता है उससे आपका क्या निकल के आता है, प्रोडक्ट। तो उसके पास जो आपकी एनर्जी होती है प्रोडक्ट के पास, वो कम होती है। क्या होती है आपकी, कम होती है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही होती है आपकी, रिलीज हो रही होती है। ठीक है ना, तो कम हो जाती है प्रोडक्ट के पास, रिलीज आपकी जो होती है एनर्जी होती है कम होती है। तो ये आपने याद रखना है। एनी प्रोसेस विच विद एन इंक्रीज इन द एंथैल्पी एच और इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए, एनी प्रोसेस विद एन इंक्रीज इन द एंथैल्पी, अगर एंथैल्पी इंक्रीज हुई या इंटरनल एनर्जी जो आपके सिस्टम की है तो उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। इन सच ए प्रोसेस अ क्लोज सिस्टम यूजली एब्जॉर्ब द थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी क्लोज सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, सराउंडिंग से अपनी क्या लेगा, हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो होता है एंडोथर्मिक। वहाँ पे हीट क्या होती है आपकी, रिसीव की जाती है। ठीक है ना। अच्छा, विच इज नथिंग बट हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम। फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, क्रैकिंग ऑफ द एल्केन्स, थर्मल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, ये सारे किसके एग्जाम्पल है। अब ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ये एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल है। एंडोथर्मिक, ऊष्मा छेपी नहीं, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। छेपी मतलब होता है छोड़ने वाले, शोषी मतलब लेने वाले। ठीक है ना, ऊष्मा शोषी। चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए, एंडोथर्मिक वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि लिखा हुआ एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब भी होती है आपकी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन बाद भी आपकी सेम रहती है। तो होता क्या एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक में होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन द सराउंडिंग। आपकी जो क्लोज सिस्टम होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है सराउंडिंग से, तो हीट क्या अंदर की तरफ आ जाती है। वही एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज हॉटर देन द सराउंडिंग। ये आपका हॉटर तो ये क्या करता है, रिलीज करना स्टार्ट कर देता है हीट को। ये आपने याद रखना है। अब जैसे एक्सोथर्मिक की बात करेंगे जो हीट को रिलीज करते हैं, तो लिखा हुआ है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज द हीट एंड हैज अ नेगेटिव स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अब याद रखना, जो रिलीज करते हैं ना, हीट को रिलीज करते हैं, उनकी एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है। थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ेंगे एंथैल्पी, तो एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव हो जाती है जब रिलीज की जाती है। तो जैसे वाटर एसिड आपका क्या आता है, रिएक्शन आ जाता है, आपका कैंप फायर आ जाता है, आपका रस्टिंग आ जाता है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया, ये सारा आपका एक्सोथर्मिक है। फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस आपका क्या है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फील्स कोल्ड बिकॉज दे एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट। डिजॉल्विंग सॉल्ट इन द वाटर, वाटर एवोपोरेशन आ गया आपका, बेकिंग ब्रेड आ गया, फोटोसिंथेसिस भी आ गया, कुकिंग एंड एग, ये सारे आपके कैसे आते हैं, एंडोथर्मिक आते हैं।
ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड, न्यूट्रलाइजेशन मैंने बताया था कि आपका एसिड, पिछली बार भी बता चुका, एसिड प्लस बेस जब आपका होता है तो ये क्या करता है, सॉल्ट को बाहर निकालता है और साथ ही साथ आपका क्या निकाल देता है, वाटर को बाहर निकाल देता है। तो आपका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो आता है कौन सा, आपका सॉल्ट एंड वाटर। तो जैसे आपका एसिड ले लिया मैंने, कौन सा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl ले लिया, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मैंने NaOH। तो आप जानते हैं इन दोनों करेंगे तो NaOH बन जाएगा। बात समझ में, Na क्या होता है आपका पॉजिटिव, Cl क्या होता है नेगेटिव। तो सॉल्ट निकल गया और उसके अलावा आपका क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है, क्योंकि देखो Na हो गया और क्या हो गया आपका OH, ये निकल गया। सॉरी NaOH क्यों लिखा मैंने दोबारा, NaCl ये आपका सोडियम क्लोराइड ना, ये आपका क्या था, टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या निकल जाता है, तो Na यहाँ से, Cl यहाँ से निकल गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और 2 H हो गया, एक O हो गया, तो H2 आपका बाहर निकल जाता है। तो याद रखना न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन होती है एसिड बेस वाली, तो सॉल्ट एंड वाटर आपका निकल के यहाँ से आता है। चलिए पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड द बेस टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज द बेस प्लस एसिड। ये आपका यील्ड करता है किसको, सॉल्ट एंड वाटर को। ऑल एसिड जनरेशन H पॉजिटिव होते हैं आपके, जानते हैं आप लोग, और बेसिस जो होते हैं आपके क्या होते हैं, OH नेगेटिव होते हैं। सो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी व्यूड एज एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देख लीजिए, जैसे इसने लिखा हुआ है कि NaOH और HCl, ठीक है, जो एग्जांपल मैंने दिया था वही, और एक्वस कंडीशन होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एक्वस कंडीशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलके बना देते हैं आपका सोडियम क्लोराइड, आपका बाहर निकालते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बाहर निकल जाते हैं, ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ द सोडियम सल्फेट एंड द बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आगे बताता हूँ क्या होती है, सिंगल क्या होती है, डबल क्या होती है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो दोनों मैं क्लियर करवा चुका हूँ। तो पढ़ लेते हैं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन द एक्वस सॉल्यूशन, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन होगा, इन विच द आयंस पार्टिसिपेट एंड दे आर इन एन एक्सचेंज ऑफ द आयंस। यहाँ पर क्या होता है कि आपके आयन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और एक्सचेंज होता है आपका किनका, आयंस का। इट इज द रिएक्शन इन विच द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस ऑफ द टू आयनिक compound exchange places for the two new compounds. The general form of the double displacement ये होता है AB plus CD। तो आपका A जो होता है वो D से कनेक्टेड होता है, B आपका C से कनेक्टेड होता है। सबसे नॉर्मल आपने इस तरीके से याद रखना है। जैसे एग्जांपल ये Na2SO4 प्लस BaCl2। तो आपका जो देखिए अगर देखेंगे तो A वाला जो आपका पॉइंट है ना, वो कनेक्टेड हो जाएगा किससे, D वाले से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे Na कनेक्ट होगा किससे, Cl से, तो NaCl हो जाएगा, क्योंकि दो दो हैं तो आगे बैलेंस से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2NaCl आ जाएगा, बाकी SO4 और आपका बचेगा कौन सा, Ba, तो ये हो जाएगा BaSO4 2NaCl। तो AB प्लस CD इक्वल टू होता है AD प्लस CB, ये आपने याद रखना है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक मैंने बताया, रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट रिस्पेक्टिवली। फोटोसिंथेसिस किस तरीके की, तो मैंने बता दिया था, एंडोथर्मिक है। कंबशन की अगर बात करेंगे एक्सोथर्मिक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो एक ही आपका क्या होता है, चेंज करता है। इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस द एलिमेंट इन द कंपाउंड, तो Mg और यहाँ पे 2HCl है, तो यहाँ पर क्या है आपका H बाहर निकल गया और Mg ने सिर्फ किसके साथ यहाँ पे रिएक्ट किया, वो Cl के साथ किया। यहाँ पे दोनों करते हैं, जैसे Na ने किसके साथ किया, आपका Cl के साथ, और SO4 ने Ba के साथ किया। ये डबल आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, Mg किसके साथ, Cl के साथ। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जैसे AB और YZ है, तो A तो किसके साथ कर देगा, Z के साथ, और B कर देगा Y के साथ, तो AZ प्लस YB, ये 2 कंपाउंड आपके क्या होते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट्स होते हैं। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जैसे A होता है सिंगल और YB है, तो आपका क्या हो जाएगा, AB के साथ आपका कर देगा रिएक्ट, Y प्लस AB, और यहाँ पे 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड होता है, सिंगल होता है। डिकम्पोजिशन जब कभी भी होगा तो वो ब्रेक करेगा, जैसे ए बी ब्रेक कर देगा, ए और बी को अलग कर देगा। सिंथेसिस में क्या होता है, जुड़ते हैं, ए प्लस बी ए बी हो जाएगा, और कंबंशन में आपका ऑक्सीजन आ जाती है और रिलीज करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है। तो हाइड्रोकार्बन्स बाहर निकलते हैं, जो भी होगा आपका, जैसे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन चेन होती है, वो एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, एल्केन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बर्निंग ऑफ द कैंडल इन विच काइंड ऑफ द रिएक्शन। अब बर्निंग ऑफ द कैंडल, कैंडल क्या कर देगी, ये हीट को प्रोड्यूस करेगी और लाइट को निकाल देगी बाहर। तो लाइट को निकाल देगी, तो मैंने बताया तो था, ये हो जाती है फिर कौन सी, एक्सोथर्मिक इक्वेशन आपकी। सिंथेसिस में बताया था, सिंथेसिस में क्या होता है आपका, ये जुड़ के आ जाता है आपका, ए भी हो जाता है। एक्सोथर्मिक बता देता, हीट क्या होती है आपकी, रिलीज होती है। एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है आपकी, रिसीव होती है, रिसीव होती है। चलो फोटोकेमिकल्स में जब क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जैसे आपके देखने मिलती है, जिसमें आपके फोटॉन्स मतलब
फोटोकेमिकल रिएक्शन सिंथेसिस भी एक तरीके की फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जो अब आपकी क्या होती है, लाइट पार्टिसिपेट करती है किसी इक्वेशन में, लाइट पार्टिसिपेशन होता है, तो ये आपने याद रखना है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लाइट और द हीट। द बर्निंग ऑफ द कैंडल इज एन एक्सोथर्मिक। याद रखना क्या बोलता है, कैंडल का जलना क्या एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड लाइक द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस व्हेन कैंडल। अब ये तो एंडोथर्मिक है, चलो अच्छा एंडोथर्मिक क्या होता है आपका, ये फोटोसिंथेसिस है, इसमें आपकी एब्जॉर्ब्ड होती है आपकी क्या हीट, और एब्जॉर्ब्ड होती है। और व्हेन द कैंडल बर्न बोथ द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ये बता दूंगा कि याद रखना कई बार पूछा जाता है बर्निंग ऑफ कैंडल ये किस तरीके के आपके फिजिकल चेंजेस हैं या केमिकल चेंजेस, दोनों होते हैं। केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज द 5 टाइप्स। यहाँ पे कुछ लिखे कॉम्बिनेशन, जैसे कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है। डिकम्पोजिशन मैंने बोला था कि आपका क्या होता है, टूटता है। ए भी किस में टूट जाता है आपका, ए प्लस बी में टूट जाता है। कॉम्बिनेशन एक तरीके की सिंथेसिस है, सिंथेसिस उसमें क्या होता है आपका जुड़ता है इस तरीके से। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बता दिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपका, यहाँ पर देख लो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में होता है ए, और यहाँ पे मान लीजिए बी सी है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी अकेला पड़ जाएगा और ए सी जुड़ जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपका जैसे ए बी है और सी डी है, तो यहाँ पे ए डी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और बी किसके साथ, सी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये होती हैं आपकी कुछ इक्वेशंस। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कई बार पूछा जाता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज किसके केस में, बर्निंग कैंडल। तो व्हेन अ कैंडल बर्न्स वी सी द बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल कौन सा होता है, जो वैक्स होता है ना आपका, वैक्स मेल्ट करने लग जाता है, तो मेल्टिंग हो गया आपका, फ्रीजिंग हो गया, ये सारे कैसे फिनोमेना आपके फिजिकल चेंजेस फिनोमेना है। और दूसरा है कि आपका वैक्स क्या हो रही है, बर्न हो रही है, और आपकी क्या हो रही है, हीट एनर्जी में हो क्या हो रही है, आपका हीट एंड लाइट एनर्जी में हो क्या हो रही है, आपकी शो हो रही है। तो हीट एंड लाइट जब एनर्जी आपकी शो हो रही है तो केमिकल चेंज को दिखाता है। मेल्टिंग आपको किसका दिखाता है, मेल्टिंग दिखाता है आपको किसको, फिजिकल। तो दोनों तरीके के यहाँ पे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। अच्छा नेक्स्ट लिखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने बताया था कि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आपकी जो हीट होती है वो क्या करती है, आपकी बाहर निकलती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो पहले लिखा नो हीट इज यूज, तो बिल्कुल गलत है। तीसरा लिखा द रिएक्शन एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। एब्जॉर्ब नहीं करता, अगर एब्जॉर्ब कर लेता ना, तो एब्जॉर्ब कर लेता तो एंडोथर्मिक हो जाती। चलिए अब पढ़ते हैं द रिएक्शन एक्सपेल द हीट टू सराउंडिंग। एक्सपेल मतलब बाहर निकालना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। Reaction can be distinguished on the basis of the various parameters. One such parameter is the rate of the energy between the system and the surrounding. A system everything that is under observations. For example, a reaction everything that is outside the range of the system. The encircle the system is identified as the surrounding. जैसे उसने system बनाया उसके चारों तरफ surroundings बना दिया आपने, तो लिखा a rigid or the of the permeable wall that separates the system from the surroundings identifies the boundary. अच्छा ओपन सिस्टम एंड द क्लोज सिस्टम अलाउ द ट्रांसफर ऑफ द हीट टू एंड फ्रॉम द सराउंडिंग। अभी दिखा दूंगा, ओपन सिस्टम होता है एक, आपका क्लोज सिस्टम होता है एक, आइसोलेटेड होता है, तीनों को मैं दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है ना, यहाँ से समझ में नहीं आएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्लियर करा चुका हूँ, रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, हीट को रिलीज कर देता है। जबकि एंडोथर्मिक में आपकी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, तो रिएक्टेंट प्लस हीट और आपका प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। अब देखो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, तो तीन होते हैं। तो अ सिस्टम दैट परमिट द ट्रांसफर ऑफ द मैटर एनर्जी अमंग द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। आपका देखो क्या है, ट्रांसफर ऑफ मैटर भी होता है, एनर्जी आपकी क्या होती है, शिफ्ट होती है ओपन में। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या होता है, ट्रांसफर तो आपकी एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाती है, पर जो रिस्ट्रिक्शन लग जाता है वो मैटर्स में लग जाता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। जबकि आइसोलेटेड में दोनों रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। अब जैसे इसमें लिखा एन ओपन अनकवर्ड फ्लास्क कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर एंड क्लोज्ड, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, आपका हॉटर देन सराउंडिंग है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका बोल सकते हैं रिएक्टेंट आपका क्या हॉट है सराउंडिंग के मुकाबले, तो एक्सोथर्मिक है। कूलर है तो आपका क्या है, एंडोथर्मिक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ओपन सिस्टम है, तो ये अगर यहाँ पे हीट ट्रांसफर, याद रखना अगर मास ट्रांसफर हो रहा है और हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये आपका ओपन सिस्टम है। दोनों के लिए दोनों के लिए जो आपका मास और एनर्जी है दोनों के लिए ओपन रहेगा आपका सिस्टम। अगर मान लीजिए मास के लिए वो ब्लॉक कर देता है और हीट ट्रांसफर होती है, तो वो क्लोज सिस्टम होता है आपका। और अगर हीट ट्रांसफर भी ब्लॉक हो जाती है तो वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे पीओपी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कौन सा, CaSO4 होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा दूसरा नाम क्या होता है इसका, तो दूसरा नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्विक सेटिंग जिप्सम प्लास्टर कंसिस्टिंग ऑफ द फाइन व्हाइट पाउडर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच हार्डन्स द व्हेन द मॉइस्चर एंड द अलाउड टू ड्राई। आप जानते हैं जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप देखो प्लास्टर वगैरह हाथ में लगता है,
ठीक है ना। तो ये जल्दी क्या हो जाता है, सूख जाता है आपका, काफी ज्यादा कड़क हो जाता है। इट ऑल्सो नोन एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द पीओपी, द एबंडेंट जिप्सम फाउंड नियर द कैपिटल सिटी ऑफ द फ्रांस इन पेरिस। अच्छा, इसका नाम पीओपी क्यों रखा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों रखा गया, क्योंकि काफी ज्यादा प्रचुर मात्रा में आपका जिप्सम पाया गया था आपका फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस में, इसलिए उसके नाम पे रख दिया गया था। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द CaSO4 half H2O, देयरफॉर द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इसका जो आपका फॉर्मूला बनता होता है CaSO4 half H2O। अच्छा, अगर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे तो लिखा हुआ है इट इज यूज्ड इन द बिल्डिंग मटेरियल एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द वॉल्स एंड द सीलिंग्स। दूसरे लिखा इट इज यूज्ड इन द माउल्डिंग एंड द वेस्टिंग द एजेंट ऑफ द डेकोरेटिव एलिमेंट्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द एस्थेटिक टच टू द कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स। इट इज ऑल्सो फील्ड एज द प्लास्टर इन द ऑर्थोपेडिक्स एंड एज अ फिलिंग मटेरियल बाय द डेंटिस्ट। दांत में भरने के लिए डेंटिस्ट यूज करता है ना, तो चांदी की वो भी लगाता है, वो परत भी लगाता है, कोटिंग भी चढ़ाता है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो CaSO4 half H2O को जब क्या करते हैं आपका 1.5 जो आपके मॉलिक्यूल होता है 1.5 H2O के साथ आपका क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तब आपका जिप्सम बनता है। ये आप याद रखना, मोटा मोटी याद रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जो वाटर कंटेंट मिलाया जाता है तब वो जिप्सम के फॉर्म में आ जाता है। तो लिखा हुआ है जिप्सम इज एन ओर ऑफ द कैल्शियम, याद रखना जिप्सम कभी पूछी जाएगी तो कैल्शियम की क्या एक ओर है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, तो याद रखना जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है CaSO4 half H2O होता है, वैसे जिप्सम का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा CaSO4 2H2O। जिप्सम इज मेनली यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है एज द मेन कॉन्स्टेंट इन द प्लास्टर एंड द चॉक। द प्लास्टर ऑफ द पेरिस ऑन द मिक्सिंग विद द वाटर प्रोड्यूस द जिप्सम। ये याद रखना कि वाटर के साथ जब पीओपी मिलती है तो आपका जिप्सम फॉर्मेट हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखना वही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है CaSO4 half H2O है, मतलब पीओपी है। ऑन द हाइड्रेशन लीड टू द क्रिस्टलाइजेशन, जैसे हाइड्रेशन किया जाता है मतलब वाटर मिलाया जाता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपका बन जाता है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बन जाता है। कैल्शियम फिर से याद रखना, कैल्शियम सल्फेट सेम है, यहाँ पे हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ है, यहाँ पे डाइहाइड्रेट मतलब का डबल है, तो CaSO4 2H2 आपका फॉर्म हो जाता है हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, एन ऑटो कैटलिस्ट इज, तो ऑटो कैटलिस्ट वो होता है जब कोई भी आपका एक प्रोडक्ट क्या करता है, रिएक्शन की तरह काम करता है, रिएक्शन करता है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को या तो वो तेज कर देगा, स्पीड अप कर देगा, या स्लो डाउन कर देगा। मेनली जो कैटलिस्ट होते हैं स्पीड अप करते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे उसने टाइट्रेशन प्रोसेस को यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जैसे लिखा है उसने, जैसे टाइट्रेशन जब हम करते थे ना KMnO4 लाल दवा के साथ जब करते थे, KMnO4 के साथ पोटेशियम परमैग्नेट के साथ करते थे, तो आपने देखा होगा ये जब क्या क्या ऑक्जेलिक एसिड होता था, तो उसमें जब आपका KMnO4 ड्रॉप किया जाता था तो एक लिमिट के बाद वो रंग बदल देता था अपना। तो ये सब ने टाइट्रेशन जो आपका क्या था टेस्ट था, वो आई थिंक 11वीं 12वीं या 10वीं में आपने जरूर किया होगा। तो लिखा हुआ है ऑटो कैटलिस्ट इन सर्टेन रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस, द रिएक्शन इज स्लो डाउन। अब ये देखो लिखा वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एज एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस, द रिएक्शन इज स्लो। बट याद रखना जब शुरुआत होती, प्रारंभिक अवस्था होती, तो वहां पे जो आपकी रिएक्शन होती है स्लो होती है, बट एज सुन एज द प्रोडक्ट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, जैसे आपका प्रोडक्ट अस्तित्व में आता है, आपका रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है। और इसी को बोला जाता है कि आपका जो क्या है, कोई प्रोडक्ट है वो एज अ कैटलिस्ट आपका काम कर रहा है, तो ये होता है ऑटो कैटलिस्ट। आपको बाहर से कोई यानी कि उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे निकल का यूज किया जाता है, आपका निकल को कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है जब आपका बोल सकते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किया जाता है, जब आपका अनसैचुरेटेड जो आपका कैसा फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, सो सैचुरेट में बदलना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इन द परमैग्नेट टाइट्रेशन जो आपका KMnO4 होता है, टाइट्रेशन ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4 एसिड मीडियम, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब किया जाता है, देयर इज अ सो डिस्चार्ज ऑफ द कलर ऑफ द परमैग्नेट सॉल्यूशन इन द बिगिनिंग, बट आफ्टर सम टाइम द डिस्चार्ज ऑफ द कलर बिकम द फास्टर। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द MnSO4 ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द सेम रिएक्शन। Mn2 पॉजिटिव इज एक्टिंग लाइक द ऑटो कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है और ये आपने करा भी होगा। देखो ये होता है ना, जैसे आपका ये यहाँ पे कोई आपका ये बोल सकते हैं आपका, यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्केल लिया, इस स्केल को मैंने इनिशियल पोजीशन पे रखा, यहाँ पे KMnO4 भरी हुई है, लाल दवा बोला जाता है, और नीचे आपका ऑक्जेलिक एसिड है, और उसके साथ आपने थोड़ा सा क्या मिला रखा है, H2SO4 मिला हुआ है। तो धीरे धीरे करके क्या KMnO4 को छोड़ा जाता है बूंद बूंद करके, और एक ऐसा टाइम आता है जब वो क्या करता है, एक बूंद पूरे कलर जो आपका सॉल्यूशन उसका कलर क्या कर देती है, आपका बदल देती है, ठीक है ना, पेल परमानेंट पिंक कलर। तो ये आपने देखा होगा टाइट्रेशन ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस द KMnO4। नेक्स्ट चलते हैं ड्यूरिंग द कैल्सिलेशन प्रोसेस, तो लिखा ओनली CO2 इज गिवन आउट, आपकी केवल कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दूसरा लिखा हुआ ओनली H2 फ्रॉम द हाइड्रेट्स इज गिवन आउट, आपका केवल H2 निकलता है हाइड्रेट से। तो ऑप्शन ये है कि दोनों निकलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी और किस तरीके की है,
तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द ओर ऑफ द मेटल इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। जब आपकी क्या किया जाता है, किसी मेटल की ओर को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। द अब्सेंस और द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर एंड ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, आपकी क्या की जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर दिया जाएगा, लिमिटेड किया जाएगा या अब्सेंस, तो वो हो जाएगी एनरोबिक कंडीशन आपकी। अच्छा लिखा मॉइस्चर इन द वाटर फ्रॉम द हाइड्रेट्स ओर्स वॉलेटाइल इंप्योरिटीज इन द ऑर्गेनिक मैटर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब क्या क्या हट जाता है भाई, आपकी इंप्योरिटीज हट जाती हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं इस प्रोसेस में। एंड दीज चेंजेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द और। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ द कैल्सिलेशन डिफरेंट ओर, जैसे आपका मेलाकाइट ओर है तो उसमें CuCO3 जो होता है आपका CuCO3 वो क्या करते हैं, जब उसे गर्म किया जाता है तो CO निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अच्छा, साइड्रेट ओर की अगर बात करें तो उसमें साइड्रेट किसकी होती है, आपकी किसकी होती है, जैसे मेलाकाइट होती है किसकी होती है, कॉपर की ना। साइड्रेट किसकी होती है, आपकी आयरन की। तो 2Fe2O3 ये आपका क्या है, ऑक्साइड फॉर्म है किसका, या बोल सकते हैं और फॉर्म है, ठीक है ना, आयरन हाइड्राइड जिसे बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है 2Fe2O3 में बढ़ जाता है और आपका क्या निकल जाता है, देखो यहाँ पे तो क्या निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, यहाँ पे आपकी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जा रहा है। कैल्साइट की बात करेंगे तो कैल्शियम का है, इसमें आपका क्या होता है, गर्म करने पे CO निकलता है बाहर और CO2 आपका रिलीज कर देता है। तो जनरल एप्लीकेशन ऑफ द कैल्सिलेशन फर्नेसेस इंक्लूड रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द सैंपल, बिल्कुल सही है, आपका क्या हो रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर एंड द रिमूविंग द वॉलेटाइल कॉन्स्टेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये निकाल सकता है। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द कैल्सिलेशन फर्नेसेस टू प्रोड्यूस द सीमेंट। अच्छा, कैल्सिलेशन फर्नेस का यूज कहाँ पे किया जाता है, सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ कलरलेस पॉइजनस गैस विच डेवलप ड्यूरिंग द ब्लूमिंग ऑफ द कोल। तो कोल जब जलता है ना धीरे धीरे करके तो निकलती है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इतनी खतरनाक होती है, हम ये आदमी ना अगर रात को, जैसा आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं कि अगर कोयला वगैरह जला के जब हीट लेते हैं रात के टाइम पे तो चारों तरफ जो होते हैं मतलब खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देते हैं सर्दियों के टाइम पे, खासकर जो गांव के इलाके होते हैं। पर गांव में क्या होता है कि जो आपके घर बने होते हैं ऊपर से क्या रहते हैं, आपकी पत्थरों के बने होते हैं, पत्थर ऐसे लगा रखे तो मतलब चिमनी टाइप की लगी होती है, तब प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर ऐसे मकान हैं जो सीमेंटेड हैं, बंद हैं, तो अगर आप रोशनदान वगैरह खिड़की वगैरह और क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, दरवाजा वगैरह बंद कर देते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी जनरेट होती है किससे, कोल से। ये इतनी खतरनाक होती है, एक्चुअल में ये कलरलेस होती है और ऊपर से ये क्या होती है आपकी लगभग ऑर्डरलेस भी होती है। तो इंसान को पता नहीं लगता, अगर सो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे है तो मर जाएगा रात ही रात, क्योंकि उसका जो क्या होता है, देखो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिशिएंसी होती है ना 200 टाइम ज़्यादा होती है डिजॉल्व होने की हमारे लंग्स के साथ, इन लंग्स एज कंपेयर टू, अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, O2 के साथ। ऑक्सीजन जितनी जल्दी हमारे लंग्स एब्जॉर्ब करते हैं ना उससे 200 गुना ज़्यादा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का करते हैं। अब सिंपल सी बात है, कार्बन का अगर कंटेंट आ जाएगा हमारी किसमें, लंग्स में, तो वो जो आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा या वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी हो जाएगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी कि उसमें कार्बन आ जाएगा, उसमें क्या आएगा, कार्बन कंटेंट आ जाएगा। और वो जो आपका हो जाएगा वो क्या कर देगा, वो बोल सकते हैं आपका पंप करना बंद कर देगा हमारा क्या, लंग्स। बात समझ में आएगी, खराब हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी ये होता है ना, जितने भी आपकी क्या होते हैं व्हीकल्स वगैरह होती हैं, जितनी भी आपकी जो पेट्रोल वगैरह से चलती है, इनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोगों ने, ठीक है ना। अब देखो पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में जितने भी आपके क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन में जितने आपके फ्यूल्स वगैरह ये आ जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर प्राइमरली कंपोज ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड द अदर हेटेरो एटम्स लाइक द नाइट्रोजन, सल्फर एंड द ऑक्सीजन। व्हेन द हाइड्रोकार्बन आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इट इज आइडेंटिफाइज द कंबंशन रिएक्शन। याद रखना, जब कभी भी हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने बताया था आपको इक्वेशन बताई थी, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं नहीं लिखा होता CX HX इस तरीके से लिखा हुआ था और ऑक्सीजन के उसमें, तो वाटर को तो बाहर निकाल देते हैं, क्या कर देते हैं, वाटर कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं। ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ पे था, आजा 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 आजा, यहाँ पे देखो। तो कंबंशन यहाँ पे देखो H2 बाहर निकाल देता, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाती O2 के, और ये क्या आपका, ये क्या हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन होते हैं आपके यहाँ पे, इतनी बात समझ में आई। कंबंशन में ऑक्सीजन होती क्योंकि ऑक्सीजन ही जलाती है। अब वो जैसे आपका क्या है, इथेनॉल मेकिंग के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम चल रहा है, सरकार एक योजना ला रही है जिसमें क्या है, पेट्रोल के साथ आपका इथेनॉल को ब्लेंड करना है। कारण क्या है, इथेनॉल में होता है आपका ऑक्सीजन, जो क्या करने देगा, हाइड्रोकार्बन को अच्छे से जला सकेगा। तो ये आपने याद रखना है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो। तो H2 और CO2 आपका बाहर निकल जाता है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि द कंबंशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, ये बता देता मैंने।
द कंबशन ऑफ द ईथेन, अगर ईथेन की बात की जाएगी C2H6 की अगर बात की जाएगी, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और ईथेन का अगर देखें जो आपका होता है CnH2n+2, तो ईथेन का देखें मैथ एथ, तो एथ पे आएंगे तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 7/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होंगे तो उससे 2 CO2 निकल जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 3 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। बट व्हेन द कंबशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज इनकम्प्लीट, याद रखना जब पूरी तरीके से जल नहीं पाता, अगर कोल पूरी तरीके से जल रहा तब तो ठीक है, अगर ये हाफ बोल सकते हैं हाफ बर्न्ड है तब दिक्कत करता है। तब इन द अब्सेंस ऑफ द लेक ऑफ द ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो याद रखना जब ये पूरी तरीके से नहीं जल पाता तब कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालता है। यही तो आपके जो क्या होते हैं, जितने भी आपकी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जब फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो पाता तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, तो ये खतरनाक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, लंग का कैंसर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इंस्टेड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की जगह। द इक्वेशन ऑफ द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन लो सप्लाई ऑफ द O2, हाइड्रोकार्बन प्लस द इनसफिशिएंट O2, तो ये क्या निकाल देते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन निकलना तो क्या चाहिए आपका, देखो कंबशन प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन जब मिलती है तो आपका CO2 बाहर निकलनी चाहिए, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना चाहिए। पर जब आपका इनसफिशिएंट O2 होती है, आपकी अच्छे से ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन अगर अच्छे से वहाँ पे अगर घुलेगी नहीं तो आपका जो फ्यूल होगा वो क्या होगा, हाफ बर्न्ड हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से जल पाएगा, और तब निकलती है आपकी कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए इथेनॉल ब्लेंडिंग को आपका क्या कर रहे हैं कि भाई क्या करना है भाई कि C2H5OH जो आपका है उसको किसके साथ मिला देना, आपका इसके साथ मिला देना है CnH2, जो भी होगा CN, और या X लिख दो, यहाँ पे Y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। XY लिख दो, हाइड्रोकार्बन ही तो है, तो इनके साथ मिला देना है, तो ये ऑक्सीजन क्या कर देगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गई, तो ये क्या कर देगा, इसे अच्छे से जला सकता है, फिर तब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या नहीं होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कोल इज अ नेचुरल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपकी, ठीक है, और लिखा हुआ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इट हैज बीन एक्टिंग एज अ ग्रेट सप्लीमेंट ऑफ द एनर्जी फॉर सेंचुरीज। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल्स मिलियन ईयर्स ओल्ड डेड एंड द डिकेड plants and the animal processed by the pressures of the heavy rocks result in the formation of the fossil fuels. The main composition of the coal include the carbon and the hydrogen, thus making it a hydrocarbons. ठीक है, when coal is burnt in a limited supply of the O2, poisonous and the colorless gas carbon monoxide is produced. चलो आगे क्या लिखा हुआ है, the excessive use of the natural non-renewable fuels poses a threat to the environment and the livelihood of the human race. The non-renewable fuels are limited and not sufficient for the increasing population on the earth. These resources are also not being used sustainably. Such fuels being organic emit as a high concentration of the greenhouse gases. The greenhouse gases include the CO2 होती है आपकी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, या आपका कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आ गई, आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गई, सल्फर ऑक्साइड आ गई, मीथेन आ गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गई आपके, among the others. These gases persist in our atmosphere as the pollutant and increase the overall temperature of the earth, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेज बोला जाता है आपका। The increase in the percentage of these gases has led to the depletion of the ozone layer, जो क्या करते हैं आपकी ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर से रिलेटेड आपका एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, कौन सा हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में। चलिए आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब क्या होता है, इनहेल किया जाता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो ये क्या करता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है और जो टिश्यूज़ है उनके अंदर घुस जाता है। कार्बन कंटेंट अगर बढ़ जाएगा तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ख़राब होता है। मैंने बताया ना कि रात भर आदमी को पता नहीं लगेगा कब निपटा हो। कई लोग देखे होंगे आपने, क्या है कि जला के बैठ जाते हैं, अब वो पूरी तरीके से जल नहीं पाता, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका एमिट होता है, और रात में आदमी क्या हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, पता तक नहीं लगता जब मरता है आदमी इसमें। अच्छा अब देखो, नेचुरल गैसेज, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, अब सिंपल सी बात है, प्रकृति ने क्या कर रखा है कि सोलर रेडिएशन आएगा जी, सोलर रेडिएशन आएगा, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर उसे क्या कर देगा, एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा जो आपकी क्या है अर्थ, मतलब जो भी आपके बीच में जितने भी आपके क्या आते हैं मीडियम्स आते हैं, कुछ आपका अर्थ सरफेस क्या कर देगी, आपका एब्जॉर्ब कर देगी। रात के टाइम पे क्या होता है, नाइट के टाइम पे होता है आपका ये कि आपका क्या होने लग जाता है, रेडिएट हो जाती है हीट, जैसे बोलते हैं टर्सरी रेडिएशन, या बोलते हैं टेरिटोरियल रेडिएशन। जब आपकी सरफेस क्या करती है, रात के टाइम पे हीट को क्या कर देती है, वापस भेजती है किस तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ, स्पेस की तरफ भेजती है। तो कुछ क्या होता है कि आपकी कुछ ऐसे आपके एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बुरी नहीं होती अगर वो सही मात्रा में, तो उसका काम होता है हीट लॉक करना, ये बहुत जरूरी होता है। रात के टाइम पे हीट को लॉक करना बहुत जरूरी है, ताकि जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके किसका, पृथ्वी का। नहीं तो ऐसा हो जाएगा, मैंने बताया था कि सुबह तो हो रहा है आपका टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात को रहा -25, तो आपकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं, प्लांट आपके सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जैसा आपका किस में देखने को मिलता है, बुद्ध की कंडीशन में देखने को मिलता है। जब बात की जाती है मरकरी की, तो वहाँ पे यही तो होता है कि जब जो सन के सामने वाली जब क्या होती है, वहाँ दिन होती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल कैसा होता है, आपका हाई होता है। पर वहीं अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो होता है। बात समझ में आ गई।
तो एक्चुअल में CO2 का काम होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है हीट को लॉक करना। टर्सरी जो आपका होता है या टेरिटोरियल जो आपका क्या होता है, हीट रेडिएशन जो आपको देखने को मिलता है उसको थोड़ा सा लॉक करना है। और थोड़ा बहुत क्या होता है, अच्छी मात्रा में क्या होता है आपका हीट जो होती है वो एस्केप भी हो जाती है स्पेस की तरफ। तो ये लिखा हुआ लेस री एमिटेड हीट, और कुछ आपकी क्या आती है अंदर की तरफ आ जाती है। तो ये क्या होता है हमारी धरती के लिए बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए दिन में टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज, तो रात को टेम्परेचर ज़्यादा लो ना होकर 10 डिग्री तक जाएगा, 10 डिग्री तक जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि -25 हो जाए, ठीक है ना, जीवन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा फिर। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि ये लेयर देख रहे हैं आप, ये पहले कितनी थी CO2 CH4, ये जो आपका N2 थी नाइट्रस ऑक्साइड थी, अब ये मोटी लेयर बन गई। अब इंसानों ने क्या कर दिया, देखो लिखा हुआ है ह्यूमन इनहेंस द ग्रीन हाउस गैस। हमारी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है। कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है तो ग्रीन हाउस गैसेज आपकी बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसेज अब नॉर्मल से क्या बढ़ गई, तो CO2 बढ़ गई, CH4 बढ़ गई, N2 बढ़ गई, तो ज़्यादा क्या हो गई, ग्रीन हाउस गैसेज आ गई। अब हो क्या रहा है कि अंदर जो आपका सोलर रेडिएशन आ रहा है, तो जो आपका रेडिएट हीट है वो बाहर जाने की कोशिश करेगी, पर कम क्या जा पाएगी। देखो यहाँ पर लिखा मोर हीट एस्केप इनटू द एस्केप, यहाँ पर क्यों लेस जा पा रही है पर, और अंदर की तरफ वापस कौन से आ जा रही है, देखो मोर रेडिएट हीट आपकी वापस आ जा रही है, जबकि यहाँ पे कम आ रही थी। अब टेम्परेचर जो दिन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, अगर ज़्यादा हीट अंदर आ जाएगी तो ये टेम्परेचर को 20 डिग्री के आसपास कर देगी। तो इससे क्या हो जाता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन देखने को मिलती है। आपके पोल्स की तरफ क्या आपके जो बोल सकते हैं हीट होगी वो जाने लग जाएगी, पोल्स पिघलने लग जाएंगे, जितने भी आपके क्या वहाँ पे बर्फ़ है वो पिघलने लग जाएगी। और इससे क्या होगा, पहले तो 30% आपका क्या बोल सकते हैं जो सरफेस है, बोल सकते हैं ना जो स्थल वाला क्षेत्र है वो कितना है 30%, वो और कम हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे में कई सारे देश हैं जो क्या है समुद्र के किनारे लगे हुए हैं, सागरों के किनारे लगे हुए, महासागरों के किनारे लगे हुए, उनके डूबने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अच्छा, कुछ है जैसे यहाँ पे मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, CH4 आपका N2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ओजोन हो गई। अच्छा याद रखना ओजोन भी आती है, कौन सी, बैड वाली। बैड कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। गुड वाली ये लगभग 10% के आसपास होती है टोटल ओजोन का, और जो गुड वाली होती है वो लगभग कितनी 90% होती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। जो अच्छी वाली होती है जिसका काम क्या होता है जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन के, उससे बचाना होता है। उसके अलावा आपकी CFC आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है। फिर मैं तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके लिए एक आपका बोलते हैं एक प्रोटोकॉल साइन है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। 2005 में इसे क्या रेटिफाई किया गया था, साइंड हुआ था। वैसे बोल सकते हैं कि 1998 के आसपास इसका विचार आया था कि इसे लेके आएंगे। तो क्योटो एक जगह आपका कहाँ, जापान में, तो वहाँ पे इसके बारे में देखा गया था कि देश, जितने भी देश हैं वो कोशिश करेंगे कि अपना कार्बन एमिशन को क्या करें, कम करेंगे, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस कम हो सके और पृथ्वी का तापमान एक संतुलित अवस्था में आ सके। यहाँ पर जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं रेटिफिकेशन वाले कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साइन किया, रेटिफाई किया। साइन का मतलब होता है हाँ जी हम इसमें जुड़ेंगे, रेटिफिकेशन होता है बाय पार्लियामेंट, तो भारत भी इसका सदस्य है। अच्छा, जिन्होंने रेटिफाई तो किया पर विड्रॉ हो गए, आए अंदर और फिर बाद में क्या बाहर चले गए, ये कनाडा था आपका। अच्छा, एक ऐसा देश भी है जैसे आपका यहाँ पे देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साइन किया और रेटिफाई नहीं किया। मेनली आपके जो क्योटो प्रोटोकॉल में आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस ली जाती हैं वो 6 ली जाती हैं। एक आपकी मीथेन आती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ये आपने याद रखना, एक नाइट्रस ऑक्साइड आती है। तो मतलब मीथेन तो आ रही है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 आ गई। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज में और 3 कौन सी आती है, एक होती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एक आती HFC, कौन सी आती HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एक आती पर फ्लोरोकार्बन और एक आती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है, यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो आप इन्हें याद कम करना, मैं पहले बता दूँ, इन्हें याद करने की बजाय आप इन 6 को याद कर लेना। उसके अलावा तो आपकी वाटर वेपर भी करती है, ग्रीन हाउस को बढ़ावा देती है, वाटर वेपर भी होती है भाई, ये भी क्या करती है, इन्वायरमेंट को गर्म करती है। पर आपने ये 6 याद करनी, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, SF6 हो गया, पर फ्लोरोकार्बन हो गया, PFC हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, HFC हो गया। तो ये 6 नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है रिएक्शन, लिखा हुआ है एग्जाम्पल क्या है, लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फिर डिकम्पोजिशन लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट लिखी हुई है। तो देखो अब क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो यहाँ पर लिखा लाइम स्टोन चेंजिंग इनटू द क्विकलाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आती रिएक्शन व्हेन द आयरन नेल्स आर डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। देखो ये आयरन वाली जो होती है ना, आयरन नेल्स वाली डिप्ड की जाती है जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखेंगे कौन सी होती है, तो अब आता है कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वाटर प्रोड्यूसिंग स्लेक्ट लाइम, आपका जो बनता है ये होती है कॉम्बिनेशन, ये होती है कॉम्बिनेशन। और डिकम्पोजिशन होती है कौन सी, लाइम स्टोन चेंजिंग इनटू द क्विक लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट,
तो यहाँ पर जो आपका सही है वो कौन सा है, कोई भी सही नहीं है, गलत हो गए सारे। तो चलिए पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टू और मोर रिएक्टेंट्स। आप समझ रहे हैं, दो रिएक्टेंट जैसे R1 R2 होंगे और आपका जो क्या निकलेगा, एक ही प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा, ये होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, कॉम्बिनेशन में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वेगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस द स्लिक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालता है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट। अब देखो रिलीज कर रहा है तो आपकी कैसी एक्सोथर्मिक भी है। अदर एग्जांपल आर बर्निंग ऑफ द कोल एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर। डिकम्पोजिशन अगर बात करें, मैंने सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू द सिमिलर प्रोडक्ट्स। एक आपका रिएक्टेंट जब आपका किस में टूटता है, दो प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। तो कॉम्बिनेशन में ये तो बोला था मैंने, A प्लस बी और क्या बन जाता है, AB बन जाता है। दूसरे वाले में क्या बोला था, इस वाले में क्या बोला था, इसमें बोला था A और B टूटता है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है, टूटता है, A प्लस बी बन जाता है। देखो डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन dioxide on the heating in an important decomposition reaction used in the various industries. When a decomposition reaction is carried out by the heating, it is called the thermal decomposition. Displacement आता है आपका, displace करना है केवल, it is a reaction when the atoms or the set of the atom is displaced by the another atom in a molecule. When iron nails are dipped in the copper sulfate solution, the iron nails become the brownish in the color and the blue color of the copper sulfate solution fades. In this reaction, iron has displaced or removed another elements copper from the copper sulfate solution. चलो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो कॉम्बिनेशन में जैसे मैंने बोला, कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं आपका A प्लस बी AB बन जाता है। डिकम्पोजिशन में आपका अलग हो जाता है, AB आपका A प्लस बी में टूट जाता है। जैसे NaCl है तो आपका Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग। कंबंशन में क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी आ जाती है कंबंशन में। और क्या होता है, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कुछ भी CN ऐसा कुछ भी लिख लो, ठीक है ना। और आपका क्या होता है, CO2 बाहर निकलती है, H2 बाहर निकलती है। अब मैंने बताया था जब हाफ बर्न होता है, क्या होता है, हाफ बर्न होती है, जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिलती, क्या बोलती है, लो ऑक्सीजन होती है, तब क्या होता है आपका, तब मैंने एक चीज़ बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, तब CO2 निकलती है, तब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन। तो उसमें क्या एसिड बेस मिलके क्या बना देते हैं आपका, एक तो सॉल्ट को बाहर निकाल देते हैं, एक वाटर को बाहर निकाल देते हैं, बताया था मैंने आपको। H2 बाहर निकल जाता है और आपका क्या निकल जाता है, सॉल्ट बाहर निकल जाता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है आपके डिस्प्लेस्ड होते हैं। जैसे Ag हो तो Na के साथ आपका क्या हो जाए, Ag है तो आपका किसके साथ, Cl के साथ कनेक्टेड, मतलब डिस्प्लेस। जैसे Ag और Na अपनी जगह बदल देंगे, इन्हें डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो Ag ने अपनी जगह बदल दी Na के साथ, तो वो जाएगा AgCl, और NaNO3 के साथ जाएगा NaONO3। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है आपकी। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने को बोलेगा, बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। उससे होगा कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। फिर भी अगर बाई चांस मिस हो जाता है यूट्यूब से, कभी कभी हो जाता है, तो जो आपका क्या होगा नोटिफिकेशन में, वो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक जो पेज है हमारा, उस पर आपका क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। तो फेसबुक पे भी आप हमें क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।